नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का पेपर 2022-23 का, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको टाइम जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं ये यहाँ पर आपके 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं जिसको अब यहाँ पर आप जो है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का अगर एग्जाम हो चुका है तो उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस वैसे भी देखे होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन ए खंड अ, जिसमें यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर मैं आपको आंसर साथ में बताता चलूँगा, जिससे यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे यहाँ। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग हैं, यानी कि द लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो इसमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है अमंग द फॉलोइंग विच इज प्लांट हार्मोन। तो इसमें से यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर जो है वो ये आपके पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, मेंडल को जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, विच केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो इसमें यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स, अमोनियम क्लोराइड का यूज़ जो है वो इसमें किया जाता है। ओ सॉरी, सिल्वर ब्रोमाइड का जो है यूज़ इसमें किया जाता है। ऑप्शन अ यहाँ पर ए जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, ये यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे सूत्र होगा। नेक्स्ट है किस क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस में यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जिनकी जो यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट होती है, जैसे कि सेकंड नंबर पे हमारे पास है हीलियम, इसकी बैलेंसी कंप्लीट होती है तो ये उत्कृष्ट गैस है यानी कि नोबल गैस है। इसके अलावा 10th नंबर पे हीलियम है, नियोन है, इसके अलावा यहाँ पर ऑर्गन है। ये यहाँ पर हमारे पास ऐसी गैसेज हैं जिनकी यहाँ पर वैलेंसी यानी कि संयोजकता पूरी होती है और ये नोबल गैसेज में यानी कि उत्कृष्ट गैसेज में आती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि स ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम यहाँ पे उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखती है। तो इसमें यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द यानी कि डी, रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में है वाई अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर एट, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो एट्थ में यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन अ, दृष्टिपटल पर, यानी कि यहाँ पर पूछा है इन विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई ए रियल इमेज फॉर्म। तो इसमें यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना, एट रेटिना। फिर है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें नाइन्थ में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉट जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर है कौन निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन के लिए 10th का ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो अनलिमिटेड होती है हमारे पास। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास इसको तो जो है यहाँ पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से देखा जाएगा कि कौन किसको खाता है यहाँ पे। तो घास, गेहूं और आम, इनका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बनता है तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। फिर ब में देखेंगे घास, बकरी और मानव, यानी कि घास जो है वो यहाँ पर बकरी खाती है और बकरी को यहाँ पर मानव खा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फूड चेन में यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी बांध बना है, यानी कि टिहरी बांध बना कहाँ पर है ये हमें बताना है, किस नदी पर बना है इनमें से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, गंगा नदी पर ये बना हुआ है, गंगा रिवर पे ये बना है टिहरी डैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स देने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें भी यहाँ पर आपके इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक कहलाते हैं।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर और आपके ईजी हो जाएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर आप इसको लिखने का ट्राई करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा इंग्लिश में आंसर। सेकंड है परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें राइट आंसर होगा 2n², यहाँ पर इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको सिनेप्स कहते हैं, या इंग्लिश में यहाँ पर हम साइनेप्स पढ़ते हैं इसको। तो सिनेप्स इसको कहा जाता है। इसके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो साइनेप्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए व बी के नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, जिसमें यहाँ पर ए और बी का आपको जो है वो नाम बताना है कि यहाँ पर एरो के ऊपर और नीचे ए और बी का नाम क्या होगा। तो CO2 + H2O है, जिसमें यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की यहाँ पर पूरी रिएक्शन है। इसमें यहाँ पर हमारे पास ए में आ जाएगा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, और बी में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोरोफिल। ये यहाँ पर ए और बी में आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको जो है वो कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने की। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इसमें साइन दिया हुआ है और पूछा है उपयुक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह अवयव के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पर इसमें नाम बताना है कि ये किसके लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ये सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वाला साइन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में है, यहाँ पर मैंने आंसर लिख ही दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को बदलती है, किस ऊर्जा में बदलती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर इसको बदलती है। यहाँ पर इसको यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारे हो जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में भी टोटल 12 पार्ट्स हैं आपके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा हिंदी में पहले, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बुक में थोड़ी डेफिनेशन जो है वो लंबी दे रखी है, आप चाहें तो वो वाली भी कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, उदासीन विलयन का पीएच मान लिखो। तो इसमें यहाँ पर पूछा है राइट द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पीएच सॉल्यूशन की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखो, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉय। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, यानी कि कॉपर पहला हो जाएगा कॉपर और दूसरा हो जाएगा हमारे पास जिंक। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिश्र धातु के 2 उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जिंक के अलावा यहाँ पर आप यहाँ पे ब्रास भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हम पीतल जिसको बोलते हैं। तो कॉपर और ब्रास यहाँ पर हो जाएंगे आंसर। तो मिश्र धातु पूछी है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, सोल्डर जो होता है उसको भी आप जो होता है उसको भी आप लिख सकते हैं, जो दूसरी यहाँ पर मेटल्स को जोड़ने में काम में आता है। यहाँ पर आपको कॉपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सोल्डर और ब्रास यहाँ पे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे एलॉय है यानी कि मिश्र धातु हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ड्रॉ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो मीथेन का यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपके पास CH4। तो इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पर आपके कार्बन, यहाँ पर एक डॉट, यहाँ पर एक डॉट, और एक यहाँ पर डॉट, और एक यहाँ पर डॉट, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इधर एक हाइड्रोजन लेंगे, CH4 फॉर्मूला है तो एक हाइड्रोजन का आ जाएगा। इधर एक हाइड्रोजन ले लेंगे, इधर ये आ जाएगा। इधर ऊपर एक ले लेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बनाना है। अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, तो ये 2 हो गए। इधर भी कुछ इसी तरीके से करेंगे हाइड्रोजन के लिए, और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, और इस वाले के लिए भी ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट आता है कार्बन की बारी। यहाँ पर देखें तो कार्बन को यहाँ पर जो है वो 4 इसके पास पहले से ही हैं और 4 हाइड्रोजन के पास हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 8 यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो ये 8 यहाँ पर हो जाएंगे। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इसकी वैलेंसी को कंप्लीट
कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए। तो फिफ्थ में यहाँ पर हम अगर आंसर देखें तो इसमें राइट आंसर होगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों को अलग से कोई स्थान नहीं दिया गया, यानी कि देयर इज़ नो सेपरेट पोजीशन गिवन टू द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंसिंग बॉडी? तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। यहाँ पर मैं आपके लिख के बता देता हूँ, ये अनुमस्तिष्क कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये है यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो पूछा है ये आपके चैप्टर 7 से पूछा है। इंग्लिश में यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेरेबलम बेलम। तो यहाँ पर ये आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में वैसे आपको ये मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। राइट वन ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर राइट इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ। तो टेस्टोस्टेरोन इसमें राइट आंसर होगा। और दूसरा यहाँ पर इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताइए। राइट द यूजेज ऑफ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर जो है वो आपको यूजेज लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर होगा विभवांतर को मापना या वोल्टेज को नापना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको भी जो है वो हम लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर कुछ इस तरीके से होगा, मेज़र दी यहाँ पर वोल्टेज को मापना, यानी कि मेज़र दी वोल्टेज। ये यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 9। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके चैप्टर नंबर 13 में, जिसका यहाँ पर डायग्राम आप इजीली वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको जो है वो एक कुछ इस तरीके से चुंबक यानी कि मैग्नेट दे रखा है, और उसमें यहाँ पर लाइंस आपको जो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई मिल जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर वहाँ पे आप नोटिफाई इसको कर सकते हैं। और बाकी की यहाँ पर जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, जिसमें यहाँ पर आप उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो है वो आपको इजीली, और इसमें और भी डायग्राम है जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखाई देगा। इसके अलावा एरो वगैरह हैं, यहाँ पर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम यहाँ पर आप जो है वो इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो है वो आप लिख सकते हैं कोल। कोल भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओजोन परत का एक लाभ लिखो। गिवन एन एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह सूर्य के प्रकाश की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सनलाइट। तो ये इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब इंडिकेट विच डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन दिखाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि यहाँ पर जो अंगूठा यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वो बात करता है। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बल की दिशा जो है वो हम लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। स्टेट टू वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ से मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो रीड करके बताऊँगा। तो यहाँ पर जो है वो, और जो अगर छोटे हैं वो मैं आपको लिख के बता दूँगा। तो यहाँ पर आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हिंदी में यहाँ पर बोल देता हूँ। यहाँ पर आप सुन के जो है वो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, तो इससे आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसमें आंसर होगा, लोहे को जंग लगने से रोकने के 2 तरीके हैं। तेल लगाना, ग्रीस लगाना, पेंट करना, या ये सारे काम करना। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो जलरोधी कोटिंग भी कर सकते हैं, और नमी और ऑक्सीजन लोहे की वस्तु के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती। तो 2 वेज यहाँ पर जो है ऑयलिंग और ग्रीजिंग यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5।
कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखो, राइट द टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर ये तो वो एकदम ईजी है। इसमें यहाँ पर आपके पहला हो जाएगा डायमंड, तो डायमंड इसमें पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रेफाइट। तो ये दोनों यहाँ पर जो है वो इसके अपर रूप होते हैं, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर जो है वो पूछा है मिसाइल की संरचना का चित्र बनाइए, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स। तो यहाँ पर जो है वो ये आपके चैप्टर 4 से क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर चैप्टर 4 के ठीक लास्ट में यहाँ पर इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा, यानी कि सेकंड लास्ट पेज पर जो है वो आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा। तो इसको आप चैप्टर 4 से नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल वाई। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं बढ़ने पर कम होती है। परमाणु त्रिज्या में कमी परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण होती है, जो इलेक्ट्रॉन के को परमाणु के नाभिक के करीब खींचती है और एक परमाणु के आकार को कम करती है। The atomic radius decreases on moving from left to right in the periodic table. The decrease in atomic radius is due to the increase in nuclear charge which pulls the electrons closer to the nucleus of the atom and reduces the size of an atom। तो ये इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य लिखिए, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एसिड विच सीक्रेट्स फ्रॉम ह्यूमन स्टोक। तो यहाँ पर नाम तो आपके हो जाएगा HCl, यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा यहाँ पर एंजाइम की बात करें तो अम्ल तो यहाँ पर HCl हो गया, और यहाँ पर अगर एंजाइम की बात करें, इसके कार्य की बात करें तो इसका काम होता है अमाशय में और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मुक्त करता है, जो जीवाणुओं को मारते या रोकते हैं और प्रोटीनों को काम करने के लिए अम्लीय pH उपलब्ध कराते हैं। तो ये इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश में देखें तो द स्टोमक रिलीजेस प्रोटीएजेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल और इनहेबिट बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड एन एसिडिक pH फॉर द प्रोटीएज टू वर्क। तो ये 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है प्लेसेंटा किसे कहते हैं वह इसका कार्य बताओ, डिफाइन प्लेसेंटा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो है वो इसमें आंसर होगा इसका जो है वो यहाँ पर किसे कहते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतकों को प्लेसेंटा कहते हैं। ये आपके है चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर इसका कार्य हो जाएगा, पहला होगा मादा के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा रक्त एवं भोज्य पदार्थ गर्भस्थ शिशु को पहुँचाया जाता है, और दूसरा हो जाएगा गर्भस्थ शिशु द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द टिश्यू दैट एस्टेब्लिशेस द कनेक्शन बिटवीन द फीमेल एंड द फीटस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और फंक्शंस हो जाएंगे इसके। फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल द प्लेसेंटा कैरीज ब्लड एंड फूड टू द फीटस, और दूसरा हो जाएगा द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय द फीटस कम्स आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये होगा 9th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टू फ्लावर। तो यहाँ पर जो है वो इसमें आप इसको नोटिस कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन पूछा है आपके चैप्टर नंबर 8 से पूछा है, तो इसमें वहाँ पर आप जो है वो इसका डायग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखो, राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इसमें यहाँ पर जो है वो आपके इसका जो सूत्र होता है पहले वो लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/f मीटर, और यहाँ पर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक यहाँ पर होता है इसका डायप्टर, यानी कि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग यहाँ पर देख लेते हैं। तो डायप्टर की स्पेलिंग हो जाती है DIOPTER। ये यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ये 11th क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई दो यहाँ पर लिखने हैं, राइट एनी टू फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो 12th क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देखें तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की लंबाई और उसके तापमान पर निर्भर करता है। और इंग्लिश में यहाँ पर देखेंगे तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, इस पे यहाँ पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
विद्युत परिपथ तथा साथियों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय लिखिए। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज। तो यहाँ पर जो है वो आपको इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं बोल के सारे आंसर बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज़ और भू संपर्क तार दो सुरक्षा उपाय हैं जो आमतौर पर विद्युत परिपथ और उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड अर्थिंग आर टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो ये यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। राइट द लेफ्ट हैंड थंब रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपके है चैप्टर नंबर 13 से। तो वहाँ से यहाँ पर आप इसको जो है वो देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं बोल के दिखाई देता हूँ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के यहाँ पर जो है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर हमें लिखना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा यदि हम अपने वैसे दक्षिण हस्त नियम यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड रूल पूछा है वैसे। तो इसमें आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कहा गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा की ओर इशारा करता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करती है और मध्यमा उंगली धारा की दिशा की ओर इशारा करती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर यहाँ पर इस तरह की मिस्टेक्स आपको अगर क्वेश्चन में दिखाई दें तो यहाँ पर आप इंग्लिश वाले को ही सही माना जाएगा। हालांकि ये बोर्ड जो है वो पहले से ही बता देता है। यहाँ अगर ऐसा हो भी जाएगा, क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जाती तो वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा। खैर, इंग्लिश में यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज अवर थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then the thumb points towards the direction of the magnetic force, the forefinger points towards the direction of the magnetic field and the middle finger points towards the direction of the current। तो ये यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। आपको यहाँ पे परिणामी प्रतिरोध बताना है, यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपके रेजिस्टेंस हैं जो आपके सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो सीरीज़ में यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू आपके आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2, क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो R इज इक्वल टू आपके आंसर आएगा 4 ओम। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15th क्वेश्चन का। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। डिफाइन द रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर पहले नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर रहते हैं, उत्पन्न रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। फिर आता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसमें है ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडारण सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इंग्लिश में देख लें, अगर इंग्लिश में यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप आंसर नोट कर पाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आंसर हो जाएगा सर्च एनर्जी सोर्सेज विच आर कंटिन्यूसली जनरेटेड इन नेचर एंड नेवर एंड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज। एग्जाम्पल हो जाएंगे सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा एनर्जी सोर्सेज दैट हैव लिमिटेड रिजर्व्स एंड दीज सोर्सेज गेट डिप्लीटेड ओवर टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, खंड स। इसमें यहाँ पर आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि 17th है वायु युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखो। तो इसमें यहाँ पर जो है वो साथ में ये भी पूछा है कि CuO प्लस H2 रिएक्शन करके Cu प्लस H2O बनाता है, में किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर 17th क्वेश्चन का आंसर देखें तो पहले तो खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका उपाय हो जाएगा, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से जो है वो उसको विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। और दूसरे वाले की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है वो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन मिल रही है उसको, तो इसलिए उसका हो रहा है अपचयन।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो उसका अपचयन हो रहा है, और जब इसका हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कॉपर का जो है वो यहाँ पर उपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर कहें इंग्लिश में बोलें तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो ये 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चाहें तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखो। तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का यहाँ पर जो है वो अगर नाम देखें तो इसका नाम है इंसुलिन। तो ये इसमें यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि इससे जो है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। कार्य की बात करें तो यहाँ पर इसमें आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। मतलब वर्क अगर मैं फंक्शन बोलूँ तो इसमें इंग्लिश में बोल देता हूँ कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन ब्लड। और लास्ट पॉइंट जो पूछा है, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए, यानी कि इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम बताना है। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हिंदी में होगा इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज डायबिटीज़। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आंसर बोल दिए हैं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में चाहे जैसे लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र भी बनाओ। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो 19 में यहाँ पर जो है वो लिंग निर्धारण की बात करें तो यहाँ पर इसमें आंसर आप लिख सकते हैं जैसे कि नर व मादा में युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। नर में एक्स व वाई युग्मक तथा मादा में एक्स एक्स युग्मक जो है वो निर्मित होते हैं। नर के एक्स युग्मक जब मादा के एक्स युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो मादा संतति का निर्माण होता है, और जब नर के वाई युग्मक मादा के एक्स युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो नर संतति का निर्माण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके डायग्राम की बात करें तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है मेल की यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर होते हैं एक्स वाई। तो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर साफ साफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मेल में यहाँ पर हो जाता है आपके एक्स वाई, और फीमेल में की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है एक्स एक्स। अब इसको यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से आप बांट सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा वाई, और इसी तरीके से ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स। तो ये वाला एक्स जब इस एक्स से मिलता है तो यहाँ पर बनता है एक्स एक्स। अगर ये वाला एक्स मिलता है इस एक्स से, फिर से बनता है यहाँ पे एक्स एक्स। अगर ये वाला वाई इस एक्स से मिलता है तो बनता है यहाँ पर एक्स वाई, और ये वाला वाई अगर इस एक्स से मिलता है तो यहाँ पे बनता है एक्स वाई। तो यहाँ पर ये एक्स एक्स हैं, ये यहाँ पर इसके मिलने से बनता है यहाँ पर फीमेल, यानी कि बर्थ जो है वो फीमेल का होता है। और अगर एक्स वाई यहाँ पर आ जाता है तो बर्थ होता है यहाँ पर बॉय का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है। तो यहाँ पर जो है वो इसमें आंसर आप लिख सकते हैं इसमें। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए जो है वो आपके काम आता है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर आप उत्तर लेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी में पूछा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है। तो इसमें यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो इस समय यहाँ पर ये इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को शुद्ध घने वातावरण से गुजरना पड़ता है। परिणाम स्वरूप सभी रंग लाल रंग की तुलना में अधिक प्रकीर्णन से गुजरते हैं, अर्थात लाल रंग सबसे कम बिखरता है। इसलिए सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। इंग्लिश में यहाँ पर देखें, sunlight has to travel through pure thickened atmosphere. As a result, all the colors undergo large scattering as compared to red color. Red color scatter least as the sun appears reddish at the time of sunset or sunrise. तो ये 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आता है खंड द, यानी कि सेक्शन डी। सेक्शन डी में यहाँ पर आपके क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। ए में पूछा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ये यहाँ पर इसका सूत्र होता है। और यहाँ पर फिर पूछा है इसके कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। कोई उपयोग लिखना, एक उपयोग लिखना है, तो इस वक्त मैं कोई एक उपयोग आप आसानी से लिख सकते हैं। इसका उपयोग जैसे कि पानी को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणुरोधी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं। फिर बी में पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखो। तो बेकिंग सोडा का यहाँ पर रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये यहाँ पर इसका जो है वो सूत्र होता है बेकिंग सोडा का। और कोई एक उपयोग, तो इसमें यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर उपयोग लिख सकते हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पर हो जाएगा कि एसिडिटी को कम करता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। तो इनमें से कोई एक आप उपयोग लिख सकते हैं। सी में पूछा है अम्ल तथा क्षार में कोई 2 अंतर
लिखो तो यहाँ पर आपको ये दो अंतर में, जैसे कि यहाँ पर अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं घुलने पर, और क्षार घुलने पर OH- आयन देते हैं, तो ये एक अंतर हो जाएगा। इसके अलावा अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तो ये दो जो है वो आप अंतर लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आगे देखते हैं, अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब है आपको कोई एक क्वेश्चन इनमें से करना है। इसमें यहाँ पर जो है वो मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा है। जैसे कि संतरा में यहाँ पर अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल, तो इसमें थर्ड आ जाएगा। आंवले में यहाँ पर जो है वो अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल ही होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेटल का डंक यहाँ पर इसमें होता है मैथेनोइक अम्ल, और इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। इसी तरीके से यहाँ पर आप इंग्लिश का भी मिला सकते हैं। ऑरेंज के लिए यहाँ पर हो जाएगा ये थर्ड, आंवले के लिए यहाँ पर एस्कॉर्बिक, नेटल के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मैथेनोइक एसिड, और टार्ट्रिक ये टेमेराइन के लिए हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बी में पूछा है तावन सोडा का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग लिखो, और यानी कि राइट केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड गिव सेट्स टू यूजेज। तो इसमें यहाँ पर जो है वो इसका सूत्र हो जाएगा पहले तो Na2CO3, ये इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O, ये यहाँ पर इसका सूत्र कर सकते हैं। और यहाँ पर दो उपयोग इसके बताने हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे उपयोग जो है वो चैप्टर में दिए हुए हैं, उसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका उपयोग पानी की कठोरता कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कांच के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये यहाँ पर आपके है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर उत्सर्जन जो तंत्र है, यानी कि यहाँ पर आपके डायलिसिस मैकेनिज्म, यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर इसको डायग्राम आप देख सकते हैं। और रही यहाँ पर मानव में उत्सर्जन की बात, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगी, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बेस्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी में पूछा है, मानव में अपोहन यानी कि डायलिसिस क्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन डायलिसिस मैकेनिज्म इन ह्यूमन। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को खत्म करने के लिए एक कृत्रिम तरीका है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको और डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बी ये, तो इसमें टोटल 4 मार्क्स का है, बी जो है वो 2 मार्क्स का है। तो इसमें यहाँ पर आप इसको और एक्सप्लेन चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन में इसको ख़त्म किया है, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ के जो है वो चैप्टर से देख सकते हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा है, मानव में भोजन का पाचन कैसे कहते हैं? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चैप्टर नंबर 6 से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो आंसर होगा, वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाती है। और नामांकित चित्र यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 से आप इसको नोटिस कर सकते हैं। सेकंड में पूछा है, भोजन के पाचन लार का एक कार्य बताओ। तो इसमें यहाँ पर जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। यानी कि सलाइवा रिलीज्ड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन द माउथ मिक्सेज विद द च्यूड फूड एंड मेक्स इट स्मूथ एंड स्टिकी सो दैट इट कैन ईजीली स्लिप इनटू द एसोफेगस। तो ये इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपसे पूछा है चैप्टर नंबर आपके 10 से। तो इसमें यहाँ पर जो है वो ए में पूछा है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ, और जबकि वस्तु फोकस एफ पर है। तो फोकस एफ पर है, तो यहाँ पर आप इसका किरण चित्र किस तरीके से बनाएंगे? तो यहाँ पर मैं आपको किरण चित्र बना के दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर जैसे कि हमारा हो जाएगा दर्पण, उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लाइन लेते हैं जो कि पोल से आके मिलती है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये हो गया ए और ये बी। यहीं पे यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा एफ, तो एफ पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा, ये हो गया पी। उसके बाद यहाँ पर जो है होगा क्या, जबकि यहाँ पर आपको बोला है कि वस्तु फोकस पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो आपके सामने जाएगा और टकरा के जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको बनाना है। और दूसरा यहाँ पर जो है वो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर जो है वो टकरा के कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलता है। तो ये यहाँ पर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर आप इसको जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आप इस चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि यहाँ पर और जी समझ में आ जाए।
बी में यहाँ पर पूछा है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। तो वास्तविक और यहाँ पर इसमें दो अंतर हो सकते हैं, जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और दूसरा हो जाएगा एक वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में पूछा है उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो इसमें यहाँ पर जो है वो ये जो है वो उत्तल लेंस के तो बहुत आसान है क्योंकि दो ही हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके उत्तल लेंस। इसमें यहाँ पर ये जो है वो आपके सेंटर में से लाइन जा रही है, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट पी। इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा पॉइंट हमारा एफ और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी, जिसमें से यहाँ पर जो है वो जब ये किरण रेखा इस तरीके से जाती है तो यहाँ पर इस तरीके से मुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आभासी यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा बनेगा। तो और ये यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे क्रॉस करते हुए सीधा चला जाएगा। ये यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो हमारे राइट आंसर हो जाएगा, या इस तरीके से यहाँ पर आप इसको चित्र बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बी में पूछा है दर्पण व लेंस में दो अंतर लिखिए। तो दर्पण और लेंस में यहाँ पर दो अंतर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि दर्पण में यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है जबकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल, और लेंस दो प्रकार के होते हैं, केवल अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर पूरा पेपर आपको जो है वो समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगा। आपको अगर वीडियो सही लगा हो तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए। मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर मैं जो है वो सेपरेटली जो वीडियो है वो डालूंगा ताकि यहाँ पर आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू।